है सोमरफील्ड। और सोमरफील्ड ने भी अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और सोमरफेल्ड जो थे अपने परमाणु मॉडल में दो प्रमुख बातें बताई। पहली प्रमुख बात उन्होंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह केवल वृत्ताकार पथ पे ही नहीं बल्कि क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे भी क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होती हैं, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पाई जाती है या वृत्ताकार कक्षा पाई जाती है। किसने बताया था? बोर ने। लेकिन सोमरफील्ड ने अपने परमाणु मॉडल में यह बताया कि परमाणु के भीतर केवल वृत्ताकार कक्षाएं नहीं बल्कि क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, क्या बताया उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में? उन्होंने बताया कि जो आपकी नाभिक होती है, इस नाभिक के चारों तरफ जो होता है केवल क्या होता है, वृत्ताकार कक्षा नहीं पाई जाती है बल्कि इसके अलावा इसमें दीर्घ वृत्ताकार कक्षा भी पाई जाती है। कौन सी कक्षा पाई जाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा भी पाई जाती है। और याद रखिएगा कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की नाभिक जो होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। सोमरफील्ड ने अपने परमाणु मॉडल में यह बात बताई कि जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के चारों तरफ केवल और केवल क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं नहीं होती है बल्कि क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ इसमें दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी पाई जाती हैं। उन्होंने इशारा किस चीज का कर रहे थे? उन्होंने इशारा कर रहे थे कि कोश के भीतर भी कुछ ऐसे स्पेस पाए जाते हैं जिसके भीतर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोश के भीतर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो सेल में तो पाई जाती हैं, लेकिन सेल के भीतर भी क्या होता है, कुछ इसके छोटे छोटे ऊर्जा स्तर के क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं, जिसको सबसेल कहा जाता है। इस सबसेल के भीतर भी कुछ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्चुअली देखा जाए तो ऑर्बिटल के भीतर चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिटल किसके इनसाइड है? सबसेल के। सबसेल किसके इनसाइड है? सेल के। तो ये भी बात सही है कि सेल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है कि सबसेल में चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है कि ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। तो सोमरफील्ड ने सबसेल को बताने के लिए बता रहे थे कि केवल सेल में क्या होता है, वृत्ताकार कक्षाएं नहीं होती है बल्कि कुछ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। और जानकारी के लिए याद रखिएगा कि जितनी भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उसके न्यूक्लियस कितने होंगे? 2 होंगे। कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 होंगे। और फिर बताया था कि बोर ने क्या बताया था कि एक सेल में आने वाली जो सभी इलेक्ट्रॉन होती है उनकी एनर्जी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? एनर्जी समान होती है। और वह उसी सेल में क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन सोमरफील्ड ने कहा कि नहीं, एक सेल के भीतर पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी समान तो होती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। 2 ही यह महत्वपूर्ण बात बोले थे। एक कि नाभिक के चारों तरफ केवल वृत्ताकार कक्षा नहीं बल्कि क्या होता है, कुछ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी उपस्थित होती हैं। दूसरी बात यह बताई कि एक सेल के भीतर सभी जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये 2 बातें बताकर उन्होंने अपना क्या किया, परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया। और वह दीर्घ वृत्ताकार की सहायता से किसको रिप्रेजेंट करना चाहते थे? सब सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। अब दोष क्या निकला इनके परमाणु मॉडल का? इनके परमाणु मॉडल का दोष यह निकला कि इनके द्वारा दिया गया जो परमाणु मॉडल था ना, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आयन की ही सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पा रहा था। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह भी असफल था। दूसरी दोष कि यह परमाणु मॉडल भी कणों की द्वैती प्रकृति यानी डुअल नेचर की व्याख्या नहीं करता है कि जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें मुख्यतः हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर मतलब जो 2 प्रकार के स्वभाव को प्रदर्शित करता हो। तो सोमरफील्ड जो थे, जैसे वो डुअल चीज होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है, व्यतिकरण से इलेक्ट्रॉन का पता चला, व्यतिकरण क्रिया से कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कण के समान भी व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन जो होती है तरंग के समान भी व्यवहार करती है। 2 नेचर प्रदर्शित करने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? द्वैती प्रकृति होती है। द्वैत मतलब डुअल नेचर की होती है। या कोई भी परमाणु जो होता है कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान व्यवहार करता है, यानी परमाणु भी किस नेचर का होता है? डुअल नेचर का होता है। तो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल जो था
वह भी इलेक्ट्रॉनों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित नहीं कर रहा था या उसकी व्याख्या नहीं कर रहा था। और एक लास्ट इसमें दोष ये निकली कि यह परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया जो अनिश्चितता का सिद्धांत था उसकी भी व्याख्या करने में असफल रह गया। इस परमाणु मॉडल की कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, परमाणु में सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती है, अपितु कुछ कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार भी होती हैं। ठीक है, कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इनके अनुसार केवल क्या होता है, वृत्ताकार कक्षाएं नहीं पाई जाती है, बल्कि कुछ क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताया, यह आवश्यक नहीं है कि किसी कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अपितु कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। इसके बाद से दोष क्या निकला, तो लिखेंगे दोष या सीमाएं। दोष या इसी को कहते हैं सीमाएं यानी लिमिटेशन। यह जो परमाणु मॉडल की था इसकी क्या क्या दोष या सीमाएं निकली। तो पहला दोष यह था कि यह परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन एटम, कामा हीलियम आयन, कामा लिथियम आयन, कामा बेरिलियम आयन ईटीसी की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या करता है, यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा, यह मॉडल कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है, और लास्ट वह था, यह मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता
अनिश्चितता के सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। कि सोमरफेल्ड जो थे, इनके परमाणु मॉडल की यह लिमिटेशन निकल गई, ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन की ही क्या करता है, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। या दूसरा ये था कि यह परमाणु या क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, इन कणों की द्वैत प्रकृति की भी व्याख्या यह नहीं करता है। और यह मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं करता है।